We have also discussed about the funding capital and cost control. Now we'll discuss about the uh, profitability. Okay. So let's discuss about the profitability and the pricing strategies. So सबसे पहले यहाँ पर जरूरी ये है कि भाई देखिए, वी आर गोइंग टू डू अ बिजनेस एंड वी आर डूइंग अ बिजनेस. So without profitability, no business has the meaning. So profitability, an entrepreneur or a businessman must always keeps the point that how the business is profitable, how much it is profitable or not profitable. Okay. So according to that, because there is too much competition, so we have to make our pricing strategy best so that we can compete in the market. So firstly, what should be the price? Let's discuss about the price. If we talk about the types of market, अगर हम मार्केट के टाइप्स के बारे में बात करें तो हमको, अगर हम इकोनॉमिक्स वाले पॉइंट पे जाएं तो कुछ मार्केट के टाइप्स ऐसे हैं, जैसे हमको ओलिगोपोली मार्केट होता है, मोनोपोलिस्टिक होता है, मोनोपोली होता है, परफेक्ट मार्केट होता है. ठीक है. तो अब इसमें हमें ये देखना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है, प्राइसिंग स्ट्रेटजी हमारी कैसी होनी चाहिए. ये डिपेंड करेगा कि हमारा मार्केट कैसा है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो कि परफेक्ट कंपटीशन में आता है. अब परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है? हम ये मानते हैं कि जिस मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, ठीक, सिमिलर प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं, और तो उस केस में हम प्राइस भी सिमिलर ही रखेंगे ऑलमोस्ट. उनकी पैकेजिंग भले ही थोड़ा सा डिफरेंट रहे. ठीक. तो परफेक्ट इम्परफेक्ट इसमें हम डिफरेंस ये करेंगे कि भाई हमारा प्रोडक्ट कैसा है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम चॉकलेट की बात करें तो चॉकलेट हो गया प्रोडक्ट, या चिप्स की बात कर लें जो एडिबल प्रोडक्ट है हमारा. ठीक. मेडिसिन की बात कर लें तो वो प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे हैं कि उनका ऑलमोस्ट फीचर भी एक जैसा है, बस हाँ पैकेजिंग अलग रहती है. तो हमारा जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट उनके इक्वल चलेगा, जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं, हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. लेकिन ऐसा प्रोडक्ट अगर हमारा है कि हमें किसी कॉम्पिटिटर, लाइक मोनोपोली की बात कर लें, तो मोनोपोली कंपटीशन में क्या होगा कि यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट यूनिक है. तो हमारा प्रोडक्ट एकदम यूनिक है अगर, तो उसका प्राइस हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं. हमें उसके लिए किसी कॉम्पिटिटर के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती. ठीक है. तो इसमें हम अगर ये कहें कि भाई हमारा प्रोडक्ट एकदम यूनिक है तो हम तो प्राइस अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे. तो जो दूसरी मार्केट है वो उसके अकॉर्डिंग प्राइस, आप कह सकते हो कि जो दूसरे कस्टमर अगर उसके जैसे सिमिलर प्रोडक्ट है तब तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे. अब क्योंकि मार्केट में वैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, सिर्फ हमारा वैसा प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट, तो प्राइस हम जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं. हाँ, बट फिर भी प्राइस एक ऐसा होना चाहिए कि फीजेबल हो, या ये कहें कि रीजनेबल प्राइस हो. अननेसेसरी कॉस्टिंग तो उसकी नहीं होनी चाहिए एनी हो. ठीक. सो प्राइसिंग हमारी वैसी होगी जैसा कि मार्केट हमारा है या जैसा हमारा प्रोडक्ट है, यूनिकनेस के अकॉर्डिंग. ठीक है. अब यहाँ पर बात आती है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट है उसका सब्स्टिट्यूट मिल जाता है कुछ टाइम के बाद. ठीक है. जैसे सपोज करिए किसी एंटरप्रेन्योर ने या किसी भी ऐसे बिजनेसमैन ने जिसने कोई एकदम नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तब उस केस में अगर उसने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो कुछ टाइम के बाद तो मार्केट में दूसरा प्रोडक्ट आ ही जाएगा, उसका कॉम्पिटिटर आ जाएगा, वेरिएबल उसका आ जाएगा, कुछ सेम नहीं होगा तो कुछ उससे चेंज होकर के आएगा. तो उस केस में वो प्रोडक्ट यूनिक रह ही नहीं गया. अब हम मोनोपोली की बात अगर करें तो मोनोपोली में जो इंडियन रेलवे है, तो इंडियन रेलवे का मोनोपोली है क्योंकि रेलवे कोई दूसरा है ही नहीं. हाँ, लेकिन कह सकते हो कि मेट्रो जो है उसका एक सब्स्टिट्यूट है जो रेडी हो चुका है. ठीक है. बट फिर भी वो उसके अंदर अगर आता है रेलवे के अंदर तो कोई फिर कॉम्पिटिटर रह ही नहीं गया उसमें. लेकिन बाकी जितने प्रोडक्ट्स हैं लगभग लगभग आपको मिलेगा कि उनमें कोई न कोई
कॉम्पिटिटर तो है, लाइक अगर आप टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लें तो टेलीकम्युनिकेशन की आपको कई सारी कंपनी मिल जाएंगी। लाइक सबसे पहले बीएसएनएल है गवर्नमेंट में, ठीक है। इसके बाद आप आ जाइए, इसमें रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, ठीक। बहुत पहले एयरसेल एयर चलता था, एयरटेल भी चलता, मतलब वो तो है ही एक, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल हैं। अगर आप ईडेबल प्रोडक्ट की बात करें खाने पीने वाले में, तो चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सारी हैं आपकी, ठीक। एक किसी ने स्टार्ट किया तो दूसरे उसके वेरिएबल आ गए, ठीक। तो ये चीजें तो हो जाती हैं, तो वहां पर कंपटीशन हमारा थोड़ा हेल्दी हो जाता है, तो हमको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। बट एक चीज जो है बहुत जरूरी है, वो है हमारा एडवांसमेंट। अगर हम अपने प्रोडक्ट में टाइम टू टाइम एडवांसमेंट कर रहे हैं, और ये काम वही करता है जो मार्केट लीडर हो, तो छोटी फर्म्स के लिए तो मैं नहीं कह सकता, बट बड़ी जो लार्ज फर्म्स हैं वो सब इस पे कंटिन्यूएशन में काम करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अ, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनमें कुछ कंपनीज हैं जो मार्केट लीडर हैं, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करती रहती हैं मोबाइल फोन्स में। बाद में दूसरी कंपनी उसको अक्वायर कर लेती हैं कि वो वाला फीचर हम भी अपने मोबाइल फोन में ले आए, ठीक है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो हमेशा इसको करती हैं। तो हम प्राइस उसी के अकॉर्डिंग रखते हैं, जैसे हाई कॉस्ट वाले जो मोबाइल फोन से, लाइक एप्पल आप एग्जांपल ले लो, है ना। एप्पल एक महंगा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो जो मोबाइल फोन महंगा बेचती है। तो वो हमेशा कुछ ना कुछ महंगा करते हैं, उनके में कुछ ना कुछ यूनिकनेस है, तो बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। हम कह सकते हैं कि वो एक मार्केट लीडर है, ठीक। तो प्राइसिंग हमारी वैसी होगी कि मार्केट डिमांड क्या है और हमारा प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, प्रोडक्ट किस क्वालिटी का है, उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे। ये जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस की हम बात कर रहे हैं तो प्राइस की बात करेंगे। हम पहले अपना कॉस्टिंग निकाल के उसके बाद प्रॉफिट निकालना होगा हमें, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि इसमें वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग करनी है हमको, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। तो हमारा प्रोडक्ट हमारा अगर यूनिक है, डिफरेंट है, तो प्राइस हम कोट कर सकते हैं, हाई प्राइस भी हम ले सकते हैं कस्टमर से, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि यूजेबल भी है, वो यूनिक भी है, मार्केट में वैसा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हम क्योंकि वैल्यू दे रहे हैं कस्टमर को, तो उसका प्राइस ले रहे हैं, और ये ठीक, प्राइस को हमें प्रोडक्ट मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग ही करना है। अब आगे बढ़ते हैं, टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अब देखिए टैक्स का, या ये कहें कि जो अकाउंटिंग में जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं, या सीए कह लें आप, है ना, सीधे सीधे, ठीक है। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ठीक। अब हम पैसा कहाँ से बचा सकते हैं, उन सभी चीजों की नॉलेज हमको होनी चाहिए। अब इसके लिए क्या होगा, गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स रेगुलेशंस हैं, खास तौर से मैन, कॉमन मैन के लिए हैं तब तो ठीक है, वो तो कॉमन मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, हम हमारे लिए क्या टैक्स लाइबिलिटीज रहेंगी, क्या रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करनी है, वो उनके बारे में अवेयरनेस हमारी होनी बहुत जरूरी है, सबसे पहला काम। क्योंकि अन्य से भाई, अगर हमने टाइमली टैक्स पे नहीं किया या कोई चीज छूट गई, तो उसके लिए हो सकता है हमको पेनल्टी देनी पड़े, मे बी ये पॉसिबल है। तो वो जो कंपल्शंस हैं टैक्स को लेकर के, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो पहले तो हमको पता होंगी, तब हम उसको कर पाएंगे। तो इसलिए कंटिन्यूअसली इसको हमको ऑब्जर्व करना होगा, पहली चीज, ठीक। टाइमली हमको आईटीआर फाइल करना है, एंड इसके लिए कि भाई हम टैक्स कहाँ पर से बचा सकते हैं, उसके कई सारे फंडा होते हैं, मतलब कई सारे। तो हम पैसा कहाँ कहाँ से बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम करते हैं। और उसको हम एक एग्जांपल यहाँ लेना चाहेंगे। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में मैं वर्क कर रहा हूँ एक ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ मतलब एसआरएम बिजनेस स्कूल। अब क्या है, एजुकेशन है ये, एजुकेशन फील्ड है ये, मतलब आप इसको एज एन एग्जांपल लीजिएगा, ठीक है। तो अब एजुकेशन फील्ड क्या है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो नॉन प्रॉफिटेबल होते हैं, ये आपको शायद पता भी होगा मे बी। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, वो सब के सब नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं।
कहलाते हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट का रूल है कि जितनी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस नॉन प्रॉफिटेबल हैं। तो उसमें हम प्रॉफिट अपना शो कर ही नहीं सकते, ठीक है, प्रॉफिट नहीं शो करते। बट फिर भी अगर आप ध्यान दो कि अगर हम प्रॉफिट शो नहीं कर सकते, इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट हमारा नहीं हो रहा है, ये माना जाता है। प्रॉफिट नहीं शो करने का मतलब प्रॉफिट नहीं माना जा रहा है, नहीं मिल रहा है, कि हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं उससे। जो आ रहा है वो पूरा खर्च हो जा रहा है। वो जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फीस है, फी कलेक्शन जो भी है, वो सब कुछ उसी में खर्च हो जा रहा है। तो हमको नो प्रॉफिट नो लॉस दिखाना पड़ता है इसमें, साल के अंत में जो बैलेंस शीट होती है। लेकिन क्या ऐसा हर कॉलेज करता है? जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं, पैसा गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वो क्या सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में चलाएं कॉलेज? ऐसा नहीं है। मैक्सिमम कॉलेजेस जो हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, बट वो प्रॉफिट शो नहीं करते। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि हम बात करें टैक्सेशन की, और यहाँ पर हम पैसा सेव करने की बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। तो अब जब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जितने भी, वो पैसा, ऐसा नहीं कि पैसा बचाते नहीं हैं, बचाते हैं, बट उसको इस तरह से मैनेज करते हैं कि उनको टैक्स, या ये कहें कि उनको वैसा प्रॉफिट दिखा ही नहीं सकते। तो पैसा उनको दिखाना पड़ता है कि हर जगह खर्च हो जा रहा है, बट वो पैसा बचा भी रहे हैं साथ में, तभी तो उनकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। तो अब क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट मोर देन 8 ईयर्स से यहाँ पर हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज की ग्रोथ कहाँ से कहाँ तक हुई है इन 8 ईयर्स में। ठीक है। तो मैं ये जानता हूँ कि भाई नॉन प्रॉफिटेबल तो है, बट फिर भी वो प्रॉफिट तो निकालते ही हैं, और वो पैसा बचाते हैं और वो कहीं और लगाते हैं, एनी हाउ मैनेज करते हैं। ये चीज हमको भी भाई देखिए करना है। हम अगर पैसा बचा ले जा रहे हैं सब कुछ सही करते हुए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कोई चोरी कर रहे हैं या हम कोई गलत काम करें, बट अगर हम एनी हाउ पैसा बचा सकते हैं तो वो हमें हर हाल में करना तो चाहिए, हर हाल में। तो ये हमको सीखना होगा। इसके लिए हम प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है रिस्क मैनेजमेंट एंड इंश्योरेंस की बात पर। अब बिजनेस है तो रिस्क तो रहेगा ही, कि भाई हमारे जो एसेट्स हैं, बिजनेस के एसेट्स हैं, लाइक मशीनरी हो गया या बिल्डिंग हो गया, ठीक, एम्प्लॉयज हो गए, इन सभी चीजों का इंश्योरेंस अगर हो सकता है, क्योंकि होता है एम्प्लॉयज का। जैसे हम आपको बताते हैं, ESIC एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जिसमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसका फुल फॉर्म है ESIC। बेहतर होगा आप जानते होंगे मेरे ख्याल से। सो ESIC क्या है? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट का विभाग है, और ये एम्प्लॉयज को इंश्योर करता है, मतलब इंश्योरेंस इनका करवाता है। पैसा जो है वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस करवाए। अब ये क्या है, यहाँ पर इस केस में अगर मान लीजिए कुछ इशू होता है कभी, तो वहां पर वो पैसा प्रोवाइड होता है, इंश्योरेंस मतलब उसका जो बेनिफिट होता है वो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से उसका। ठीक है। सो वो हमें करना है। हमारे जो असेट्स हैं, लाइक हमारा बिल्डिंग हो गया, हमारा व्हीकल्स हो गया, या हमारी मशीनरी कह लें, तो इनका इंश्योरेंस भी हमें हर हाल में कराना चाहिए। अगर किसी केस में कोई फायर, सपोज करिए फायर वर्क हो जाता है जिसमें कि लॉस हो गया बिल्डिंग का या मशीनरी का, तो उस केस में हम हमारी वो मशीनरी या हमारा जो असेट है वो इंश्योर्ड है ऑलरेडी, तो वो हमारा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। ठीक। फाइनेंशियल रिस्क को हम आइडेंटिफाई करें। हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो हर एक पॉइंट पे जहां जहां पर भी रिस्क पॉसिबल हो सकता है, उन सभी पॉइंट्स की हम बात करेंगे। कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। सो नाउ, सो वी हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल रिस्क, लाइक मार्केट जो है, उतार चढ़ाव की बात करें कि मार्केट कभी हाई है कभी डाउन है। लाइक सीजनल प्रोडक्ट्स में ऐसा अक्सर होता है, सीजनल प्रोडक्ट्स में ऐसा अक्सर होता है कि मार्केट हाई और डाउन हो सकती है। कि लाइक हम इसका एग्जांपल लेते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, करते हैं फॉर एग्जांपल। सो जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उनकी बात करो, मिल्क की, तो इसकी जो सेल्स है वो इन समर के कंपैरिजन में विंटर के टाइम पे ज्यादा होती है।
रीजन, क्योंकि विंटर के टाइम पे लोग टी कॉफी बहुत ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ जाती है, मतलब हाउस होल्ड्स में भी, शॉप्स में भी, सब जगह पर। ठीक, तो ये वहां का है कि गर्मियों में थोड़ी सी सेल्स डाउन हो सकती है, वहां बढ़ जाती है। रीजन ये भी है कि गर्मियों में जो आप इसका जो मिल्क प्रोडक्ट हैं या जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो शेल्फ लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ आप आई थिंक जो डेयरी प्रोडक्ट से या उस फील्ड से रिलेटेड होंगे, मे भी आप जानते हो। शेल्फ लाइफ मीन्स किसी भी प्रोडक्ट का जो एक्सपायरी डेट है, उस मतलब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितने दिन हम रख सकते हैं जिससे कि वो सेल हो जाए, वो उसका शेल्फ लाइफ होता है। और ये जैसे मिल्क की बात कर लें या डेयरी प्रोडक्ट की बात कर लें, तो ये ऑलमोस्ट 1 वीक का हो सकता है, मिल्क केस में हो जाता है, ब्रेड के केस में 1 वीक का होता है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा शेल्फ लाइफ क्या है? अब वो खराब हो जाएगा 1 वीक के बाद, ये रिस्क तो है। गर्मियों में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए जो शॉपकीपर है वो भी उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करने से घबराता है कि अगर सेल्स नहीं होती है तो हम हमारा वो प्रोडक्ट खराब हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। और गर्मियों के टाइम पे वैसे भी चांसेस रहते हैं कि प्रोडक्ट अगर गड़बड़ हो गया तो कस्टमर भड़क जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सेल्स डाउन होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एफएमसीजी में जितने भी सोप प्रोडक्ट हैं, बाथिंग सोप की बात करते हैं भी स्पेशली। सो बाथिंग सोप जो है उसकी सेल्स समर में ज्यादा हो जाती है, विंटर्स में डाउन हो जाती है। हमारे कुछ जो फ्रेंड्स हैं जो एफएमसीजी में काम कर रहे हैं, सो उनका एक फ्रेंड है जो आईटीसी में था, अभी वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। सो डिस्कशन जैसे बीच में हुआ तो उन्होंने बताया कि सर, हमारा जो सेल्स है सोप, बाथिंग सोप का जो प्रोडक्ट है, उसकी सेल गर्मियों में तो अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब जितनी डिमांड है उससे ज्यादा कहिए तो सेल्स आ जाए मार्केट से, डिमांड मतलब सेल्स होने के चांसेस बढ़ जाएं, ऐसा। बट विंटर सीजन में सेल्स डाउन होती है। रीजन भाई, विंटर है तो लोग हो सकता है कम नहाए, गर्मियों में दिन में 2 बार नहा सकते हैं, ठंडक में हो सकता है एक ही बार नहाए या। अब इस केस में क्या है कि हमारी सेल्स वहाँ डाउन हो सकती है, तो हम फोरकास्टिंग उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिस्क हो सकता है कि हम प्रोडक्शन अगर जितना समर टाइम में प्रोडक्शन कर रहे थे, अगर उतना ही प्रोडक्शन हम विंटर में करें तो प्रॉब्लम तो रहेगी। इसलिए डिमांड फोरकास्टिंग उसके अकॉर्डिंग हमको करनी पड़ सकती है। और ये रिस्क भी आइडेंटिफाई करके चलना पड़ेगा कि ये पॉसिबल है कि मार्केट में कुछ चीजें चेंज हो, कंपटीशन बढ़ जाए। ये भी पॉसिबल है कि भाई दूसरा कॉम्पिटिटर है वो कम प्राइस में प्रोडक्ट को सेल करने चला है। जैसे एग्जांपल लीजिए आप जियो का। अब क्या है, दूसरी कंपनीज ने अपने आप को उस तरह से कभी सोचा ही नहीं था कि कोई कंपनी इतना फ्री में कह लीजिए कि डेटा प्रोवाइड करने लगेगी कस्टमर्स को। तो जब किसी ने प्लान ही नहीं किया था, तो इस कंडीशन में जब रिलायंस जियो लॉन्च हुई तो उसके बाद उन दूसरी कंपनी जो थी ऑलमोस्ट वो, मतलब लॉस तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी अगर लॉस में होती तो वो बंद ही हो जाती, लेकिन वो सर्वाइवल का भी उनके ऊपर प्रेशर आ गया था कि कैसे सरवाइव करें। बट हाँ, आप कहें कि वो धीरे धीरे रिवाइव कर रही हैं और दोबारा मार्केट में अपनी जगह बना रही हैं, रिवाइव कर रही हैं। तो ये चीज हमको ध्यान रखना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये रिस्क तो रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि रिस्क अगर किसी तरह का है, वो किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे अभी हमने कॉम्पिटिटर्स की बात की, मार्केट फ्लक्चुएशन की बात की, तो ऐसे केस में अगर ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है एनी हाउ जो अनएक्सपेक्टेड है, सो हाउ विल बी वी कैन से रिकवर फ्रॉम दैट प्रॉब्लम, ये पॉसिबल हमको बनाना पड़ेगा, पहले से एक प्लान बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए बी प्लान की बात कर लें कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या करेंगे। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो ऐसे हैं कि शेल्फ लाइफ की बात कर लें, या ऐसे प्रोडक्ट जो डैमेज हो सकते हैं। सो एक रिस्क ये रहता है कि आपने प्रोडक्ट बनाया, आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, अब वो डैमेज हो गया फॉर एग्जांपल कभी, तो ये एक पॉसिबल है। लेकिन इसके लिए पहले से ही प्लान किया जाता है, और वो है क्वालिटी मैनेजमेंट। तो ज्यादातर कंपनीज ये करती हैं, आप भी ये भी करते होंगे कि प्रोडक्ट फाइनली डिलीवर होने से पहले आप एक फाइनल क्वालिटी चेक करते हैं, जिसमें कि आपको, आप देख लेते हैं कोई अगर प्रोडक्ट डिफेक्टिव हटा दिया आपने,
सेफ्टी मेजर्स का आपने ध्यान रखा, उसके बाद आपका प्रोडक्ट वहां से डिलीवर हुआ। तो ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए अगर इंश्योरेंस आप कर लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है। अब एक इसमें मैंने 1 2 3 4 फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट जो लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको डिटेल में करते हैं। हमने लास्ट क्लास जो हमने 5 मार्च को ली थी, उसमें हमने ये चीज बताई भी थी कि डिफरेंट, आप कह सकते हैं, रेवेन्यू स्कीम्स पे हमको काम करना होगा। डिफरेंट रेवेन्यू स्कीम मीन्स हमको जो हमारा प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है वो करना चाहिए। सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, एक ही कह सकते हैं कि सेगमेंट में काम अगर हम कर रहे हैं तो प्रॉफिट के चांसेस थोड़ा सा हैं लेकिन कम है। रिस्क तो है ही, ज्यादा फुल रिस्क है। लेकिन जैसा कि हम बात करते हैं प्लान बी सी डी ऐसे करके, तो हम अगर अपने मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चीजें और ऐड कर लें साथ में, तो उसका बेनिफिट हमको मिलेगा, हमारा रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाएगा। कि चलो एक प्रोडक्ट में सेल कम हो रही है तो दूसरे वाले में सेल बढ़ जाएगी, सेल हो जाएगी। अब इसके एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने उस दिन डिस्कशन किया था कि रिलायंस का एग्जांपल आप ले लीजिए। रिलायंस का पेट्रोल पंप भी है, रिलायंस की आपके डिजिटल जो मार्ट हैं वो भी हैं। अ, तो रिलायंस के मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में भी हैं। इस तरह करके अलग अलग इसमें रिलायंस का काम है। टाटा का चलता है। घड़ी प्रोडक्ट अगर ले लो आप, तो घड़ी का आई थिंक नमस्ते इंडिया जो प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट, वो उनका है। और डेयरी वाला सेक्शन है उनका। बाकी डिटर्जेंट पाउडर हो गया, सोप हो गया, ये उनके प्रोडक्ट्स हैं। टॉफी आई थिंक वो नहीं मैन्युफैक्चर करते हैं। पार्ले की बात कर ली अगर आप, तो पार्ले जी बिस्किट तो सबसे फेमस है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो बिस्किट में भी बचपन में जो बिस्किट आता था उसकी और अब की क्वालिटी में थोड़ा डिफरेंस है। जो हम लोग आज से 10 साल पहले खाते थे प्रोडक्ट्स, बिस्किट की बात कर लें अगर, पार्ले जी, तो उसमें जो, लेकिन हाँ वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। जो पार्ले जी गोल्ड है वो 1 रुपए ज्यादा का मिलता है, लेकिन वो सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा जैसा पहले मिलता था, वैसा ही उसकी विड्थ, हाइट और वेट, क्वालिटी वैसी मिलेगी। लेकिन सिर्फ पार्ले जी नाम से जो प्रोडक्ट आपको आ रहा है प्रेजेंट टाइम पे, वो आप देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस है, उसमें अंतर आपको नजर आ जाएगा। तो पार्ले जी हो गया, पार्ले जी गोल्ड हो गया। आप उसको 2 रुपीज वाले में भी सेल कर रहे हैं, 5 रुपीज वाले में भी सेल कर रहे हैं, 10 रुपीज वाले में, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी हो गया क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। ठीक। प्लस पार्ले जी का टॉफी भी अवेलेबल है। तो अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किए हैं। पार्ले जी का जो ड्रिंक, आई थिंक माजा, तो शायद माजा है इनका प्रोडक्ट एक। तो बेवरेजेस में भी ये डील कर रहे हैं। ठीक। तो अलग अलग सेगमेंट में हमको करना होगा। अगर आप कोका कोला या पेप्सी की बात कर लें तो उनके भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कई सारे हैं। लाइक स्प्राइट ले लो आप, माउंटेन ड्यू ले लो, कोका कोला ले लो, थम्स अप ले लो, ठीक है, फैंटा। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया, चलो हम कोका कोला बनाते हैं तो वही बनाते रहेंगे, वही सेल करते रहेंगे, नहीं। उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट्स में कुछ नया किया और अलग अलग सेगमेंट डिवाइड किए। क्यों? चलो कोका कोला सेल्स नहीं हो रही तो इस वाले की सेल्स हो रही है, कुछ तो सेल होता है एटलीस्ट। और उनका कॉम्पिटिटर भी है। किसी ने अगर फैंटा, सॉरी, माजा निकाला तो किसी और ने स्लाइस निकाला। ठीक। तो ये आपको, फ्रूटी किसी ने निकाल दिया। हाँ सॉरी, मैंने गलत एग्जांपल दे दिया। माजा जो है वो आई थिंक कोका कोला का है, एंड जो फ्रूटी प्रोडक्ट है वो पार्ले जी का है। सॉरी, मैं थोड़ा मिस कर गया था वो पॉइंट। ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट्स है उसका डाइवर्सिफिकेशन हमें करना होगा। अलग अलग सेगमेंट्स में हमको वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करना होगा, तब हमारा जो रिस्क है वो मिनिमाइज होगा। ठीक है। एक प्रोडक्ट, पूरा इन्वेस्टमेंट एक जगह है, रिस्क पूरा वहां पर है। दो प्रोडक्ट, 50-50% हमारा डिवाइड हो जाएगा रिस्क थोड़ा सा। तीन जगह है, 33% डिवाइड हो जाएगा। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स, रिस्क थोड़ा थोड़ा डिवाइड होता जाएगा हमारा। तो ये जो स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा इसको जरूर हम लोग ध्यान दें। ठीक है। हाँ, ये जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अब यहाँ पर एक और पॉइंट आ रहा है हमारा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब ये जो हमने अभी सेगमेंटेशन का पॉइंट डिस्कस किया, तो ये सिर्फ सेगमेंटेशन ही नहीं है।
ये है हमारा एक्सपेंशन भी साथ ही साथ। ठीक। हमारी मार्केट स्ट्रेटजी में हमने ये किया कि हमने सेगमेंटेशन कर दिया कि ये प्रोडक्ट भी बनाना है तो इसमें हम काम करते हैं, इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जो हमारा प्रॉफिट आया था उसमें से कुछ पार्ट हमने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए या एक्सपेंशन के लिए लगा दिया। तो अब इससे ग्रोथ भी हो रही है, हमारा प्रोडक्ट हमने एक्सपेंशन में लगा दिया। तो जो साइड में बिजनेस चल रहा है उससे हमारा ये रहेगा कि ओवरऑल हमारा जो लॉस है वो डिवाइड हो जाएगा, कुछ इसमें कुछ इसमें कुछ इसमें, रिस्क डिवाइड हो जाएगा कुछ इसमें। लेकिन एक और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है कि भाई हमने जैसे डिस्कस किया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो क्यों वर्क कर रही है, वो चाहती है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ता रहे और हमारी कंपनी चलती रहे। ठीक है। अब जॉब और बिजनेस में यही तो डिफरेंस है कि भाई जॉब है क्या कि हमने जॉब किया, हमारा हमारी जो अगली जनरेशन है उससे हम उसको हमारी जॉब से कोई खास बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि हमें, हम अगर रिटायर हों अपनी जॉब से, ठीक है, प्राइवेट जॉब में सपोज करिए या गवर्नमेंट जॉब में भी, तो हमारी जगह हमारी फैमिली मेंबर को जॉब नहीं मिलने वाली। बट बिजनेस में बेनिफिट ये है कि हम अगर रिटायर होते हैं बिजनेस से तो बिजनेस नहीं रिटायर होगा, हमारा फैमिली मेंबर उसको आगे कैरी करेगा। तो अब इस केस में हमें अगर एक्सपेंशन करना है तो हमारी फैमिली के लिए, हमारे जो भी पर्सन है फैमिली मेंबर्स उनके लिए ही बेनिफिट है। तो हमेशा ही बिजनेसमैन ये सोचता है कि हम ग्रोथ करें। तो सिर्फ एक प्रोडक्ट को लेकर के चले हैं, कंपनी छोटी है, हम कई सारे अलग अलग सेगमेंट डिवाइड किए हैं, कंपनी बड़ी हो रही है, तो एक्सपेंशन है उसमें। प्लस अब एक्सपेंशन कैसे होगा, डाइवर्सिफिकेशन से, जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अपग्रेडेशन हमको करना होगा, अपने प्रोडक्ट्स में अपग्रेडेशन करना होगा। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था आपको कि पार्ले जी ने क्या किया कि पार्ले जी ने अपना प्रोडक्ट अपग्रेड किया। ठीक है। जो था उससे थोड़ा तो अलग किया उन्होंने, पार्ले जी गोल्ड अगर उन्होंने बनाया है, उसकी पैकेजिंग आप देखो, उसकी क्वालिटी देखो, सिर्फ पार्ले जी आप प्रोडक्ट उठाइए, उसकी क्वालिटी देखिए, उसका आप पैकेजिंग देखिए, दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। ठीक। तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट में तो इनोवेशन करना ही करना है, हमको अपनी टेक्नोलॉजी को और अपडेट करना है। जैसे अब प्रेजेंट टाइम में एआई का जमाना आ गया है, ऑटोमेशन का जमाना आ गया है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ। अमर उजाला का ऑफिस है, अमर उजाला ऑफिस है ट्रांसपोर्ट नगर के पास में। तो हम लोग यहाँ स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जाते हैं। तो अब यहाँ क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को हम इंडस्ट्रियल विजिट के लिए जब ले गए एक बार, तो वहां पर एक मशीनरी ऐसी थी जिसमें 5 ब्लॉक्स थे और वो एक जगह पर रखी हुई थी, लेकिन वो वर्किंग में नहीं थी। दूसरी मशीनरी उसके बाद लगी हुई थी, उसमें 7 ब्लॉक्स थे, वो दोनों ही मशीनरी बाहर की थी। तो हमने क्वेश्चन किया वहां पर कि भाई ये मशीनरी आप यूज में नहीं ला रहे हैं, क्या है, कम है, और ये मशीनरी नई मशीनरी लग रही है। तो उन्होंने कहा कि सर देखिए, पहले मशीनरी में सिर्फ 5 ब्लॉक्स अवेलेबल थे और एक बार में हम लोग इतने, मतलब कुछ एक क्वांटिटी उन्होंने बताई कि इतने न्यूज़पेपर हम लोग प्रिंट करते थे। बट डिमांड बढ़ गई, तो हमको, अगर हमको ज्यादा न्यूज़पेपर प्रिंट करने होते तो हम उस वाली मशीन से नहीं कर पा रहे थे। तो हमने मशीनरी को अपडेट किया, नई मशीनरी लेके आए, बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी ज्यादा, उससे प्रिंट हो पा रही है। तो उन्होंने अपडेशन किया, तो इसका मतलब ये कि वो भी देख रहे हैं कि भाई न्यूज़पेपर हमारी जो सेल हो रही है, उनको डिमांड बढ़ रही है, तो हमें अपडेशन करना पड़ेगा। तो अगर ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि हमें लग रहा है कि हम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट उसमें करना सही है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट पे कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, सेल्स क्या है, और आप उसको कर सकते हो या नहीं। कोशिश ये करनी है, अगर एक्सपेंशन करना है, ग्रोथ करनी है, तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना होगा। एक एग्जांपल और मैं यहाँ देना चाह रहा हूँ। एक प्रोडक्ट है हमारे कंट्री का ही, निरमा प्रोडक्ट। अब उसकी केस स्टडी पढ़िएगा, कभी आपको समय मिले थोड़ा सा सर्च करिएगा। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उसमें, बहुत ही मतलब सीखने वाली बात है उसमें। और एक और इसमें एग्जांपल है स्मॉल इंडस्ट्रीज में, ये जो हमारा निरमा प्रोडक्ट है, और हमारा एक प्रोडक्ट है जो ये लिज्जत पापड़ आता है। तो पहले निरमा की बात कर लें, तो निरमा प्रोडक्ट जो है वो एक प्रोफेसर थे। तो उन्होंने वो निरमा पाउडर का मतलब फॉर्मूला
क्रिएट किया और वो बनाया प्रोडक्ट, एक एक हॉल समझ लीजिए, छोटा सा हॉल था या रूम था, उसमें मैन्युफैक्चर करना किया, स्टार्ट किया। और वो अपने एक जगह पर वो पढ़ाते थे, वहां से लौटते समय ऑफिस के बाद आकर के उस वो प्रोडक्ट अपने बैग में रख के शॉपकीपर्स के बाद लोकल मार्केट को कैप्चर करते थे। अब क्या है, उन्होंने सिर्फ ये नहीं सोचा होगा कि हम प्रोडक्ट बना रहे हैं लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं, काम हो जाएगा इतने में, नहीं। उन्होंने एक्सपेंशन के बारे में सोचा, और अब ये नेशनल लेवल पे प्रोडक्ट काम कर रहा है, इतने सालों से कम कर रहा है, काफी समय से। तो ये क्या है कि उन्होंने किया और एक्सपेंशन का सोचा। तो हमें भी हमेशा, हम बिजनेस चाहे जितना भी छोटा हो, हम उसको एक्सपेंशन के लिए सोचें जरूर हमेशा, तभी फायदा है। ठीक है। अब इसका एक और रीजन है क्यों, हम अभी उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्सपेंशन का क्यों फायदा है। मैं फिलहाल एक और एग्जांपल लेता हूँ यहाँ, लिज्जत पापड़ का एग्जांपल लेते हैं। जो ये महिलाओं का एक समूह था लिज्जत पापड़ में, तो जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, तो स्वयं सहायता समूह आप कह सकते हैं, तो उन्होंने मिलकर के एक पापड़ बनाने का स्टार्टअप किया था, और वो आज की डेट में देखिए कि वो कितना बड़ा व्यवसाय है, और वो बड़े लेवल पे काम हो रहा है, वो भी एक बहुत अच्छा केस है। ठीक है। तो एक्सपेंशन के बारे में उन्होंने सोचा, उन्होंने लोगों को जोड़ा, काम किया, तो काम हुआ। अब हम एक और बात बताते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर हमने सपोज करिए, जैसे उस दिन हम लोगों ने ब्रेक इवन पॉइंट की बात की थी, तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सपोज करिए एक यूनिट सेल करने पे हमको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक यूनिट सेल करने पे हमको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है। तो हम अगर 1 लाख यूनिट सेल कर लें, इसका मतलब 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। हम सिर्फ सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट कितने का था, कितने बेचा, वो सब आपका मैटर है, आप करते भी होंगे। बट सपोज करिए कि 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ एक प्रोडक्ट पे, यानी कि अगर 1,000 यूनिट सेल करें तो 10,000 का प्रॉफिट, 1 लाख यूनिट सेल करें तो 10 लाख का प्रॉफिट, यानी कि नंबर ऑफ हमारा जो सेल्स है प्रोडक्ट का, जितना ज्यादा होगा उतना प्रॉफिट। तो अब एक्सपेंशन में एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूं कि हम प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन तो ठीक है, मार्केट एक्सपेंशन की भी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे साथ ही साथ। जैसे आप में से कई लोग यूपी में काम कर रहे हैं, जैसे उस दिन सर से बात हुई थी एक, तो आपका प्रोडक्ट लखनऊ में था, आप उसको आगे नेशनल लेवल पे लाने का कोशिश कर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। क्योंकि भाई मार्केट हमारा छोटा है, एक कम जगह पे है, तो हमारे हमारे कस्टमर लिमिटेड है, फिक्स है। हमने मार्केट बढ़ाया, नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर जो बढ़ गया हमारा, कि कौन कौन से कस्टमर हो सकते हैं, तो वो बढ़ गया। इसी तरह से जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंस होगा, तो हमारा कस्टमर का जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा। तो हमें इस पे भी काम करना होगा, एक प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन, दूसरा मार्केट एक्सपेंशन, ये दोनों चीजें हमारी बहुत जरूरी है। तीसरा हमारा इनोवेशन, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें क्या नया कर सकते हैं। तो हमारा जो पैसा जा रहा है, खर्च हो रहा है, वो सही डायरेक्शन में लगे हमारा, ये जरूरी है। इन चीजों में लग रहा है, ठीक है, हम उसको एटलीस्ट हमको पता है कि ये पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका ये बेनिफिट होगा। ठीक है। तो ये हमको करना होगा, पैसा राइट डायरेक्शन में, राइट प्लेस पे हम एक्सपेंस करें, ध्यान में रखते टारगेट बना के। फिर हम बात करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने पैसा लगा दिया काम हो गया, हमें ये भी देखना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। पैसा लगाया तो उससे इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न मिलना है, बेनिफिट मिलना है, वो क्या है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट हमने डिस्कस किया था उस दिन, कि एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे, एक अच्छा एम्प्लॉय अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के पास है, अच्छा एम्प्लॉय मतलब स्किल्ड एम्प्लॉय, तो एक अगर स्किल्ड एम्प्लॉय, टैलेंटेड एम्प्लॉय कंपनी के पास है और वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो वो भी एक असेट की तरह है, कंपनी की संपत्ति की तरह है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉय आया, उसने सीखा, उसने काम किया और लंबे समय तक काम किया। तो आपको बार बार एम्प्लॉय को चेंज नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब भी कोई एक एम्प्लॉय चेंज होता है, फिर किसी जगह दूसरा आया, तो उस केस में उस नए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, वो सीखेगा। सपोज करिए 15-20 दिन, महीने भर भी उसने लगा दिया थोड़ा सा सीखने में, एक्सपर्ट होने में, तो वो एक महीने में जो प्रोडक्शन एक एक्सपर्ट एम्प्लॉय करके दे रहा है और एक नया एम्प्लॉय करके देगा, उन दोनों में डिफरेंस तो आएगा ही। वो हमारा लॉस है एक तरह का। तो इसलिए ये हमें जरूरी है कि जो एम्प्लॉय को रिटेन करना है, उसकी ट्रेनिंग कराना है,
उस पे हमारा पैसा अगर जा रहा है, उसका फायदा मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन पे भी हमको काम करना होगा। ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इनडायरेक्ट मेथड आप कह सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं इसमें लॉस हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली कहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि एम्प्लॉय आ रहा है, सोचिए आप खुद ही कि एम्प्लॉय आया और एम्प्लॉय चला गया 6 महीने काम करके। तो उसने काम अब हमारे यहाँ किया, 6 महीने हमारे यहाँ से सीखा। सपोज करिए वो फ्रेशर था और 6 महीने उसने सीखा, सीख करके वो चला गया। तो सीखा हमारे यहाँ से, अब वो एक्सपर्ट हो गया तो चला गया कहीं और। जब कहीं और गया तो वो सीखा सिखाया व्यक्ति वहां गया और वहां पर उसने बेनिफिट लेना, मतलब बेनिफिट करना शुरू कर दिया उस कंपनी को। हम फिर से नए व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, फिर 6 महीने उसको सिखा रहे हैं, एक्सपर्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरह से लॉस हुआ कंपनी का। इसलिए एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रेटेजी पे काम हमको करना चाहिए। इंक्रीमेंट पे भाई वो आपका अपना मैटर है कि कैसे क्या करते हैं आप, लेकिन उस पे भी हमको काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय भाई काम कर रहा है तो वो इंक्रीमेंट के लिए काम कर रहा होगा। सो जो जस्टिफिएबल है, जो होना चाहिए उचित, वो आप जरूर करें, ताकि एम्प्लॉय बना रहे कंपनी में। क्योंकि नया एम्प्लॉय आएगा, उसको सिखाने में आपको इतना पैसा लगेगा कि आपको जितना उसको इंक्रीमेंट करके आप उसको 6 महीने में जितना पैसे देते, उससे ज्यादा वो लॉस करके हो गया कंपनी में। तो ये भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इनडायरेक्ट मेथड आप कह सकते हैं कि हम एम्प्लॉयज को अगर स्किल्ड बना रहे हैं और उनको रिटेन कर रहे हैं, दोनों चीजें। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिखा दिया और भाग गया वो, नहीं। उनको सिखा भी रहे हैं, यानी कि अपग्रेड कर रहे हैं, साथ ही साथ उनको हम कह सकते हैं कि रिटेन भी कर रहे हैं। तो वो हमें लॉन्ग टर्म में फायदा जरूर देंगे, 100%। ठीक है। लास्ट हमारे इसमें पॉइंट था फाइंडिंग न्यू मार्केट्स एंड फंडिंग ऑप्शंस। मार्केट, नई मार्केट हमको फाइंड आउट करना, जैसा भी हम बात कर रहे थे कि हम अपने प्रोडक्ट को और कहाँ सेल कर सकते हैं, प्लस हमें फंडिंग कहाँ कहाँ से मिल सकती है। हमने एक पॉइंट आपको डिस्कस किया था, सीएसआर फंडिंग का। ठीक है, तो सीएसआर फंडिंग के बारे में हमने डिस्कशन किया था और हमने ये कहा था कि ये जो है पॉइंट, मतलब कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत फंडिंग करती है। तो ये जो पॉइंट है ये आप थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं सर से। ठीक है, आलोक सर से, इसको जरूर करिएगा। इसमें आई थिंक कॉस्ट कंट्रोल वाला पॉइंट रह गया था। ठीक, इसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। कॉस्ट कंट्रोल एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट में हम बात कर रहे थे कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस हमारे ना हो। कहीं पर भी अगर कोई भी हमारा एक्सपेंस ऐसा है जो अननेसेसरी हमको लगता है, वो हमारा नहीं होना चाहिए, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो। ठीक, क्योंकि अननेसेसरी एक्सपेंसेस क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बर्डन है आप कह सकते हैं, उसका कोई प्रॉफिट नहीं निकल रहा है। ठीक, अब एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर, जैसे ट्रेनिंग है। तो कुछ कंपनीज को लगता है कि ये अननेसेसरी एक्सपेंस है, जबकि कुछ कंपनीज को लगता है नहीं ये नेसेसरी एक्सपेंस है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर कंपनी के लिए ये नेसेसरी है और हर कंपनी के लिए अननेसेसरी है। डिपेंड करेगा आपकी कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। दूसरा, नेगोशिएशन सप्लायर्स के साथ, वेंडर्स के साथ, वो आप करते ही होंगे। ठीक, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना, जैसे अभी हमने बात की थी, एक एग्जांपल हमने आपको दिया है अमर उजाला का। तो उन्होंने वो जो मशीनरी मंगाई थी, 7 ब्लॉक की मशीनरी थी, उसमें 7 ब्लॉक थे और सातों ब्लॉक में प्रोडक्शन हो रहा था। पहले सिर्फ 5 ब्लॉक की मशीनरी थी, उसमें सिर्फ पांचों, मतलब ब्लॉक्स में प्रोडक्शन हो रहा था। मशीनरी वो बाहर से आई थी, आई थिंक जर्मनी जर्मनी से थी। तो उन्हें लगा कि यार ये मशीनरी, भाई करोड़ों के हिसाब से वो मशीनरी थी, बहुत बड़ी सी थी। तो उन्हें लगा कि नहीं, हम अगर इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। इसलिए उन्होंने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, अदरवाइज नहीं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मशीनरी को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कीजिए। शर्त यह है कि आप उसको ये चेक कर लें कि उससे प्रोडक्शन क्या हो रहा है, किस तरह से होगा और वो हमें कितना बेनिफिट कर लेगी। जरूरी नहीं कि हमेशा आप उसको करें, अगर रिक्वायरमेंट है तो ठीक है आप करेंगे उसको 100%। ऑटोमेशन पे, प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, तो ज्यादातर मशीनरी जो है वो ऑटोमेशन पे आ रही हैं अब। कि वो उस पे मैनुअल वर्क जो है वो थोड़ा कम है, धीरे धीरे कम हो रहा है, मशीनरी ऑटोमेट हो रही है। ठीक है।
ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है, हम बात कर लेते हैं। ऑप्टिमाइज के बारे में हमने बताया था पहले कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें या किसी भी रिसोर्स की बात करें, सो ऑप्टिमाइजेशन मीन्स हम उसके कितने तरह तरह के, अलग अलग तरह के यूजेस निकाल सकते हैं। जितना मैक्सिमम यूज हो सकता है उसका, उतना यूज हम करें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ठीक है। सो ये ऑप्टिमाइजेशन हमारा हो जाएगा इसका। और इसमें लास्ट पॉइंट अगर आप देखें, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी मींस ऐसी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं जो कि एफिशिएंट तो है ही, प्लस प्रोडक्टिव भी है। ठीक है। एफिशिएंट है प्लस प्रोडक्टिव है। ठीक है। ये आप लोग जानते होंगे आई थिंक, बेटर लोन अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है। ये हमें नहीं डिस्कस करना है। ओके। चलिए, अंकित जी, हाँ हाँ सर। हमारे पास अभी 5-10 मिनट है टाइम और। हाँ सर है टाइम। मैं एक चीज और एक्चुअल में दिखाना चाह रहा था। हमने लास्ट टाइम पे ब्रेक इवन एनालिसिस की बात की थी, ब्रेक इवन पॉइंट की, तो मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफली दिखा देना चाह रहा हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है। ओके सर। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकता है। अ, हम्म ये विजिबल है अंकित जी? यस सर। ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था ब्रेक इवन एनालिसिस की। अब देखिए यहाँ पर एक ग्राफ हमने इसमें शो किया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें लेफ्ट साइड में कॉस्ट एंड रेवेन्यू दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है। ठीक है। एफसी लिखा हुआ है येलो लाइन का, फिक्स्ड कॉस्ट। ग्रीन लाइन टोटल रेवेन्यू दिखा रहा है, रेड लाइन जो है टोटल कॉस्ट दिखा रहा है। ठीक है। और एक ब्लू लाइन दिखा रही है, वो वेरिएबल कॉस्ट है। नीचे दिखा है आउटपुट सेल्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो ये येलो लाइन दिखा रहा है, ये येलो लाइन दिखा रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को। जैसे हमने बात किया था कि हमारा बिल्डिंग में है या मशीनरी में है, वो पैसा हमारा वन टाइम लगेगा और वो फिक्स है कि मशीनरी, 1 लाख की मशीनरी हमको खरीदनी है तो वो खरीदी ही जाएगी, उसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है। ओके, हाँ, एक चैट बॉक्स में सौरभ जी ने एक मैसेज किया था, पार्ले एग्रो एंड पार्ले बिस्किट बोथ आर डिफरेंट कंपनीज। नहीं, पार्ले आई थिंक कंपनी, आप जो है वो पार्ले एग्रो कंपनी है, एंड बिस्किट उसका प्रोडक्ट है। दो अलग अलग कंपनी आई थिंक नहीं है ये। पार्ले जो प्रोडक्ट है, ठीक, पार्ले कंपनी है पार्ले एग्रो, एंड बिस्किट आई थिंक उसी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है मे बी। हम एक बार और चेक कर लें, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर इस पे हम बात करते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस पे। सो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट जो दिखा रहा है वो पैसा हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और वो हमारा फिक्स है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, अगर आप कॉस्ट पे देखिए तो इतना पैसा पहले ही लग गया हमारा। ठीक है। इसके बाद हमारा वेरिएबल कॉस्ट तो स्टार्टिंग से ही लगना शुरू हो जाएगी। ठीक। पैसा जो वेरी करेगा, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, एम्प्लॉय की सैलरी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल। इसके बाद हम प्रोडक्ट बना करके अगर बात करें टोटल कॉस्ट की, जो रेड लाइन दिख रहा है, तो रेड लाइन टोटल कॉस्ट जो आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके, वो थोड़ी ज्यादा ही आएगी। इसलिए अगर आप देखें कि टोटल कॉस्ट का जो लाइन है वो ऊपर से ही जा रहा है हमेशा, जबकि टोटल रेवेन्यू जो है वो जीरो से शुरू हो रहा है, ग्रीन लाइन सबसे नीचे बॉटम से। तो टोटल रेवेन्यू वहां से ही शुरू होगा, और वो रेवेन्यू मतलब पैसा कितना वापस आया। ठीक है। तो वो जा करके यहाँ Q1 पॉइंट पे मिल रहा है, यानी कि इतना पॉइंट हम सेल कर ले रहे हैं, तब जा करके हमारा प्रॉफिट आना शुरू होगा। ठीक है। इसके बाद से हम प्रॉफिट आना शुरू करें, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तब भी धीरे धीरे वो जाती रहेगी। ठीक। ये एक एग्जांपल था। फॉर्मूला ये है। ठीक है। मैं इसको इस पे करके दिखा देता हूँ। मेरे पास एक और एग्जांपल था इसके लिए बहुत अच्छा सा, मैं चाह रहा था कि वो भी आपको मैं शो कर दूं। हाँ, ये चीज है, देखिए।
इसका एग्जांपल आप एक बार अगर हो सके तो इंटरनेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, कि उतना टाइम नहीं हमारे लेक्चर में कि हम आपको पूरा डिटेल इसको सॉल्व करवा पाए। आपको सर्च करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे करनी है, तो उसका एक एग्जांपल आपको इस तरह से मिल जाएगा कि आपकी सेल्स क्वांटिटी सपोज करिए आपने इतना सेल करना है, वो कैसे होगा। फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे आप देखिए, रेंट हो गया, सैलरी हो गई हमारी, ठीक है, एडवर्टीजमेंट में, इंश्योरेंस में, ये पैसा सपोज करिए हमारा खर्च हो रहा है इस पे। वेरिएबल कॉस्ट में हमने ले लिया रॉ मटेरियल को, पैकेजिंग को, शिपिंग को, लॉजिस्टिक को, ठीक, कमीशनिंग, ये सारी चीजें हमारी वेरिएबल कॉस्ट में सपोज करिए हमने ले लिया। ठीक, अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेल पे, तो उसका एक पूरा ये आपको फंक्शन दिख जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं, मैं बस आपको ब्रीफली इसको बता दूंगा कि कैसे करना होता है इसमें या कैसे करेंगे। तो इन्होंने, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट था, तो ये फिक्स कॉस्ट है इनका दिया हुआ 5,500, सैलरी में 10,000 रुपये जाएगा, यूटिलिटी जो भी सामान है उसमें, एडवर्टीजमेंट में, ऐसे करके। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन्होंने ऐड कर लिया, जैसे यहाँ था तो इन्होंने 10,000, 5,000 ऐसे करके पूरा ऐड करके टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकाल निकाल लिया 17,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट इन्होंने माना कि 22,000 रुपये हमारा लगभग वेरिएबल कॉस्ट हमारा आएगा अलग अलग तरह से। ठीक है, आगे बढ़िए। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला इन्होंने लगाया और माना कि अब अच्छा ये डॉलर में है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये रुपीज में नहीं है। हम इसको रुपीज में अगर मान के चलें तो कोई दिक्कत नहीं है, रुपीज में मान लेते हैं। तो हमारा ये वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपीज आया सपोज करिए। ठीक है, इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ था। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, C7 डिवाइडेड बाई, अगर आप यहाँ देखें रेड कलर का ये दिख रहा होगा, C7 डिवाइडेड बाई C5 माइनस C9। अब ये क्या है, तो C5 कॉलम सी है, ये 5 हो गया, और ये C9 हो गया। ठीक है, C5 है हमारा 5 और C9 है हमारा 2। तो C5 माइनस C9 यानी कि 3 हो गया, और C7 है हमारा 17। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हमारा जो भी वैल्यू आए लगभग लगभग इतना आएगा। तो इतनी क्वांटिटी हमको सेल करनी है, यानी कि 6,071 यूनिट हमको सेल करनी है, तब जाकर के हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इसमें ब्रेक इवन सेल्स अमाउंट जो आएगा 30,000 समथिंग रुपए का, इतना सेल कर लेंगे तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। इतनी क्वांटिटी सेल करनी होगी और इतना हमारा ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको चार्ट में कैसे करना है, एक्सेल पे आप इसका चार्ट भी बना सकते हैं। इसको पूरा पूरा प्रोसेस में आपको मिल जाएगा, अगर आप यूट्यूब उस पे गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे, ये इजिली मिल जाएगा। मैं उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि उतना समय नहीं है, बट एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि इस तरह से फिक्स्ड कॉस्ट लिखा इन्होंने, वेरिएबल कॉस्ट लिखा। यूनिट जब 4,000 यूनिट यहाँ पर बना रहे थे तो फिक्स्ड कॉस्ट 17 थी, वेरिएबल कॉस्ट 8,800 थी। जब 5,000 यूनिट बना रहे हैं तो 17,000 फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ के 11,000 हो गई। इसी तरह से जैसे जैसे यूनिट बढ़ाते हैं, 6,000 यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट 13,000 हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट वैसे ही है। लास्ट तक अगर आप देखें तो फिक्स्ड कॉस्ट वो लग गया, वो उतना ही लगना है। लास्ट में देखिए 13,000 यूनिट अगर आप बना रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट 28,600। तो ऐसे करके डिफरेंट यूनिट के लिए डिफरेंट वेरिएबल कॉस्ट आ सकती है आपकी, ठीक, जो चेंज होती है। टोटल कॉस्ट में हमने ये ऐड कर दिया सब कुछ, आगे बढ़िए। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो देखिए टोटल कॉस्ट हमारा इतना था, ठीक है, और पर यूनिट के हिसाब से हम जो सेल करते, उसकी कॉस्ट शायद डिसाइड हुई थी कि 5 रुपए रहेगी। अगर आप देखिए इधर सबसे पहले, आ, हाँ, ये यूनिट सेलिंग प्राइस देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, यूनिट सेलिंग प्राइस $5 या 5 रुपीज आप ले लीजिए अपने उसमें। तो एक यूनिट का 5 रुपए प्राइस है, तो इस हिसाब से हमने क्या किया यहाँ पर कि हमको जो रेवेन्यू है, यानी कि टोटल जो पैसा वापस आएगा, 4,000 यूनिट अगर हम बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं 5 रुपए के हिसाब से, तो 20,000 रुपये हमको आया पैसा। जबकि अगर हम 5,000 यूनिट बनाए और 5 रुपए के हिसाब से सेल करें तो 25,000 रुपये आया। डॉलर में लें तो डॉलर आया, $25,000। 6,000 यूनिट कर रहे हैं तो 30,000। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टोटल कॉस्ट जो है हमारी, पहले 4,000 यूनिट जब बना रहे थे
तो 25,800 यूनिट, $25,800 हमारा कॉस्ट आया। रेवेन्यू हमारा आया 20,000, यानी कि हम लॉस में चल रहे हैं अभी। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू ज्यादा आएगा तब प्रॉफिट होगा। जबकि हम बात करें 5,000 यूनिट पे, तो 28,000 टोटल कॉस्ट आ रही थी और रेवेन्यू 25,000 था, अभी भी 3,000 का लॉस चल रहा था। ठीक। 6,000 पे हम आए तो 30,200 रुपये पैसा लगा और 30,000 रेवेन्यू है, 200 रुपये का अभी भी लॉस है। ठीक है। यानी कि 6,000 यूनिट जो है ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है। 7,000 यूनिट अगर हम बनाते हैं तो कॉस्ट आ रही, टोटल कॉस्ट 32,400, रेवेन्यू हो रहा है 35,000 का। यानी कि 7,000 यूनिट अगर हम बना रहे हैं तो इससे हमको लगभग लगभग 2,600 रुपये का फायदा हुआ। के बना तो ब्रेक इवन पॉइंट मिल सकता है। तो अपन अगर 2 यूनिट बना, सपोज करिए, अगर यूनिट हमारी इतनी बन, तो यूनिट मतलब हमको दो चार तीन जब पॉइंट सकता है। तो अब ये टाइम दिया है या आगे। हेलो। Hello, sir, your network is not proper. ओके, एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, sir. दिस टाइम एम आई ऑडिबल? Yes, sir. स्क्रीन इज प्रेजेंटेड और नॉट? No, sir, screen नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं हो रहा है? ओके, ये थोड़ा सा है, देखते हैं। जस्ट अ मिनट, इससे पहले हो रहा था ना सर? हेलो। Yes, sir, now the screen is visible. ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सो ये यहाँ पे हमारा ये आ रहा था। अब हम इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि कितना टाइम में आएगा ये। अच्छा, इसको ग्राफ पे भी आप चाहो तो देख सकते हो, एक्सेल पे इजिली। यही डेटा फीड करोगे, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इस पे ग्राफ पे जाएंगे। ठीक है। ये ऑप्शन उन्होंने पूरा समझा रखा है, तो आपको ग्राफ मिल जाएगा, तो एक थोड़ा सा इजी हो जाता है इससे हमारा काम। ठीक है। तो इतनी यूनिट सेल करने के बाद हम हमारा ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा, जो हमने बताया लगभग 7,000 यूनिट। ठीक है। और 7,000 है, लेकिन यहाँ अगर आप देखें सही से, तो ब्रेक इवन सेल्स क्वांटिटी जो लिखी हुई है वो 6,071 यूनिट है। यानी कि 6,071 एग्जैक्टली इतनी यूनिट जैसे सेल हो जाएंगी, ब्रेक इवन पॉइंट हमारा आ जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम 6,072 यूनिट बना करके सेल करेंगे, वहां से हमारा प्रॉफिट आना शुरू होगा, पर यूनिट का जो भी प्रॉफिट है। अब हमारे ऊपर है कि हम कितनी जल्दी ये यूनिट बना के सेल कर दें। हम अगर एक ही महीने में ये यूनिट इतनी मैन्युफैक्चर करके सेल कर दे रहे हैं, वेरी गुड। हमको 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने, 6 महीने, साल भर लग रहा है, तो हमारा उतना टाइम हमारा माना जाएगा कि ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इतने टाइम में हम मीट आउट कर पाएंगे, और उसके बाद हमारा प्रॉफिट आना शुरू होगा। ठीक है। सो इस तरह से आप अपने यहाँ का कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके यहाँ क्या रहा और किस तरह से आप अभी किस पोजीशन पे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट आप मीट आउट कर पाए कि नहीं कर पाए। अब इसके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आपके लिए सबसे पहला जरूरी काम ये है कि आप रिकॉर्डिंग करें, मतलब रिकॉर्ड करें हर एक डिटेल, कहाँ से पैसा आया कहाँ से गया, तभी आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट नोट डाउन कर पाएंगे। कोई भी कॉस्ट अगर छूट गई तो आप आपका कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं आएगा, है ना? ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अंकित जी। Uh, yes, sir. अ, सभी कैंडिडेट्स से रिक्वेस्ट है, अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप एक बार देखिए, हो सकता है मैं उसका आंसर दे पाऊँ जो मुझसे हो सकेगा। ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। If anyone have any question, then ask, sir. अगर अभी नहीं कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको बाद में भी सर को ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। मैं ईमेल पे अवेलेबल रहूंगा, सर के पास मेरी ईमेल अवेलेबल है, तो आप सर से ईमेल आईडी मेरी ले लीजिएगा। ठीक है। एंड आप क्वेश्चन वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन है नहीं किसी का। ठीक है। Yes, sir. So wind up. ठीक है सर, अंकित जी, थैंक यू, थैंक्स। Thank you, sir. ओके, थैंक यू।
वी कैन वाइंड अप। ओके। हाँ जी, बताइए सर।